हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट का चैप्टर। तो गाइस, मार्केट के हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, जिसके अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद हमने मोनोपोली को एक्सप्लेन कर लिया। अब अपन आ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि सेम साउंड होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है वो समझिए। मोनोपोली का मतलब होता है कि जब सेलर एक ही होगा, एक बंदे का पूरी सप्लाई पर कंट्रोल रहेगा और वही प्राइस पे देखेगा, वही क्वांटिटी को देखेगा, दोनों में से एक टाइम पर एक करेगा। ठीक है, मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है? देयर आर मैनी सेलर इन दिस मार्केट। मोनोपोली में याद करो, एक सेलर था, यहाँ पर मल्टीपल सेलर है। बायर हर जगह अनलिमिटेड है। सेलर सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट एट ईच सेलर सेल्स इज समहाउ डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि ये देखा जाए तो सेम भी बेचते हैं और देखा जाए अलग भी बेचते हैं। जैसे वॉच सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। वॉच सभी बेच रहे हैं और देखा जाए मोनोपोली क्या है? मोनोपोलिस्टिक का मतलब है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को मिक्स कर दो। अब मोनोपोली में सिंगल सेलर, यहां पर भी देखा जाए तो सिंगल सेलर है। कैसे? टाइटन का जो ब्रांड है वो राडो नहीं बेच सकता। राडो का जो ब्रांड है वो कौन नहीं बेच सकता? सोनाटा, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फास्ट ट्रैक अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, फरारी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर देखो, सेलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल समहाउ डिफरेंट प्रोडक्ट। बेच सेम ही रहे। जैसे शूज, अब शूज होने को तो हम शूज ले रहे हैं, लेकिन रीबॉक वाला एडिडास नहीं बेच सकता, एडिडास वाला पूमा नहीं बेच सकता, पूमा वाला जो है स्क्रैच के नहीं बेच सकता। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। सो आपकी प्रोडक्ट पर मोनोपोली भी है और देखा जाए तो सेगमेंट सेम ही है। सो हम कहने का मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। यस, मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल रहेगा ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब वो मोनोपोली कैसे है भाई? कॉपीराइट है, पेटेंट है। आईफोन जो है कभी भी सैमसंग को नहीं बेच सकता, सैमसंग कभी भी आईफोन का ऐड नहीं कर सकता। भाई मोनोपोली है, ब्रांड है। बेच मोबाइल ही रहे, काम मोबाइल का है, फोन उठाना, करना, काटना, वीडियो बनाना, व्हाटएवर जो भी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट गिव राइज टू एन एलिमेंट ऑफ मोनोपोली टू द प्रोड्यूसर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो मोनोपोली के पॉइंट को वो राइज अप कर रहा है। द प्रोड्यूसर ऑफ इंडिविजुअल ब्रांड कैन रेज द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। यानी कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बेच सकता है। आईफोन से बेटर एग्जाम्पल ही नहीं है। मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे लीड करता है आईफोन, सबसे महंगा होता है फिर भी दुनिया खरीदती है और दुनिया में क्रेज भी महंगा होने का, जबकि महंगी चीज़ तो कम होनी चाहिए लेकिन फिर भी भाई आईफोन का क्रेज है। ठीक है, ऑल ब्रांड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो देखिए सारे फ़ोन अपने आप में, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, आईफोन हो, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। हाँ है। दिस मार्केट इज अ ब्लेंड ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों ही मार्केट के कॉम्बिनेशन को मिला लेते तो अपन ये आ जाता है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब मोनोपोली होती है तो वहाँ पर फ्रीडम नहीं होती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक होती है तो वहाँ पर मार्केट में एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होती है। इन दिस मार्केट सेलर कम्पीट विद ईच अदर एंड द बेसिस ऑफ द प्राइस। यानी कि यहाँ पर अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होता है। फोन्स का सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, कारों का सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, आप किसी भी चीज़ में शूज़ का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसमें। सो मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको अग्रेसिव लेवल पर मिलेगा। द टाइप ऑफ मार्केट इज मोर कॉमन देन प्योर कॉम्पिटिशन और प्योर मोनोपोली। यानी कि प्योर मोनोपोली भी नहीं होती, प्योर कॉम्पिटिशन में दोनों की एक फॉर्म होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक पार्ट है। तो शॉर्ट टर्म में इसमें क्या होगा? तो भाई शॉर्ट टर्म में इसमें तीनों सिचुएशन होंगी। पहला, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ये तीन सिचुएशन होगी। ईच फर्म डज नॉट फेस अ perfectly elastic demand for its product because the product is differentiated between the firms। यानी कि यहाँ पर फर्म जो है अलग अलग रहेगी, इंडस्ट्री अलग रहेगी, तो परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा तो परफेक्ट इलास्टिक भी रहेगी। परफेक्ट इलास्टिक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री, ध्यान रखना, दोनों सेम है और दोनों ही प्राइस मेकर है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम है और दोनों ही प्राइस मेकर है।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास सेम रहेगी, NC इज इक्वल टू MR बनेगा, तो हमारे पास E पॉइंट आएगा, और E पॉइंट से जब अपन AC पे जाएंगे तो C आएगा, और E पॉइंट से जब अपन AR पे जाएंगे तो क्या आएगा, P। ये हम पहले से पढ़ चुके, तो अब हमको काफ़ी टाइम से याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हमको शॉर्ट टर्म में 3 सिचुएशन होती है, तीनों सिचुएशन को देख लेते हैं। ये हमारा MR, ये हमारा AR, और ये हमारा AC, ये हमारा MC। MC इज इक्वल टू MR से E पॉइंट से C पे गए C पॉइंट, यहाँ से P पे गए तो P पॉइंट। तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट इसी को कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर दूसरी सिचुएशन भी कर लेते हैं हाथों हाथ। ये MR, ये AR, AC, MC, E पॉइंट, C जहाँ पर है, P वहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ गई। थर्ड पॉइंट देखो, MR, AR, AC, MC, E पॉइंट से यहाँ गए तो AR से आए तो P, और E पॉइंट से ऊपर गए तो ये C। तो ये हमारी लॉस की सिचुएशन। सो ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और ये लॉस की सिचुएशन। आप ये बार बार देख रहे होंगे कि सर सेम है। अब आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों के जो शॉर्ट टर्म है वो तीनों में सेम बन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है। MR और AR जो मोनोपोली है उसमें तो स्लोप डाउनवर्ड है, और इसमें थोड़ा सा फ्लैट है। तो ये आपको कंपेयर करने पर ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट है, बाकी सारा सेम बनता है। नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों सिचुएशन हम करा चुके हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां पर लॉन्ग टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, और वो जो लॉन्ग टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में होता है। मोनोपोली के अलावा किसी भी लॉन्ग टर्म में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक, चाहे वो ऑलिगोपोली हो, ड्यूपोली हो, कोई से भी हो, ठीक है। सिर्फ मोनोपोली में एबनॉर्मल होता है। सो लॉन्ग टर्म में इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो भाई कर्व तो हमारा सेम ही चलेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं कि ये यहाँ पर ये कैसे बना। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये तो हमारा सेम का सेम बनेगा, ठीक है, इसमें हमको कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। मेन चीज़ है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भाई मार्केट में कंपटीशन का ये जो लेवल रहता है वो इस तरह से होता है कि लॉन्ग टर्म में फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है। जैसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है दूसरी फर्में एंटर होना शुरू कर देती है, ठीक है, और जैसे ही लॉस होता है तो कुछ इंडस्ट्री यहाँ से भी निकलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो फर्म की सप्लाई पे कम होती है। तो जब फर्में निकलना कम पड़ जाएंगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई डाउन, और जब फर्में एंटर होने लग जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई अप हो जाएगी। तो ये कोई सा भी क्वेश्चन एज एन MCQ भी पूछ सकता है आपसे, फाउंडेशन लेवल पर है तो कहीं पर वो घुमा भी सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, ऑलिगोपोली। सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारा यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली क्या है, ऑली मतलब लिमिटेड, पॉली मतलब सेलर। अब यहाँ पर लिमिटेड सेलर है, देखो, परफेक्ट कंपटीशन अनलिमिटेड बायर एंड सेलर, ठीक है। मोनोपोली अनलिमिटेड बायर सिंगल सेलर, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक अनलिमिटेड बायर और सेलर अनलिमिटेड है बट परफेक्ट से कम है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें सेलर भी लिमिटेड है, यानी 2 से ज़्यादा हो, ऐसा कहा जाता है when there are 2 or more than 2 sellers but less than 8 or 10, यानी कि कार्टेलिंग लिमिटेड ग्रुप टाइप होता है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ध्यान रखना ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ही आता है। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर इसका सेलर कौन है। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑलिगोपोली भी उसी में आ जाएगी, मोनोपोलिस्टिक भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। इन दिस मार्केट कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू सेलर्स। अब फ्यू सेलर्स कैसे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए आप इसमें कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्स। देखिए
कार्स बहुत टाइप की होती है, लेकिन अगर कार्स के मॉडल्स की बात करें तो मल्टीपल मॉडल है, एक ही कंपनी के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि क्या कह सकते हैं हम, कार की कंपनियां, जैसे हुंडई, वरना भी उसी की है, हुंडई की i20 भी है, हुंडई की i10 भी है, हुंडई की सेंट्रो भी है ना, और हुंडई की ये वेन्यू भी है, और क्रेटा भी उसी की है। अब देखा जाए तो कार तो डिफरेंट है, लेकिन कंपनी एक ही है, हुंडई। ऐसे ही किया के पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो किया की जैसे सेल्टोस हो गई, सोनेट हो गई, है ना, कैरेंस हो गई, ऐसे डिफरेंट है। तो हर कंपनी के डिफरेंट, जैसे स्कोडा हो गई, होंडा हो गई, ऐसे देखा जाए तो पूरे इंडिया में कारें बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन इन पूरे कारों में जो सप्लायर है कारों को लिमिटेड। आप चेक कर लो भाई, अगर अपन लग्जरी कार को एक बार के लिए साइड कर दे, लग्जरी कार में भी लिमिटेड है, BMW है, मर्सिडीज़ है ना, और पॉर्श है, या फिर मान लो वॉल्वो है। इस तरह से लिमिटेड कारों की कंपनीज़ को, अगर उनका एक सेगमेंट अलग है, नीश सेगमेंट, लेकिन हमारी जो नॉर्मल कार है, जो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास लोग लेते हैं, उनके पास भी एक लिमिटेड सेगमेंट है, यानी 8 से 10 कंपनी, इससे ज़्यादा है नहीं, जो पूरी मार्केट की इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही है। सो इन दिस मार्केट कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू सेलर्स, तो सेलर हमारे पास फ्यू हो गए। प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी और डिफरेंशिएटेड। जैसे मिनी XUV बहुत सारे कंपनीज की है, लेकिन हर किसी कंपनीज का अलग अलग फीचर है, तो होमोजीनियस भी और डिफरेंशिएटेड भी है। देयर इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द फर्म इन द डिसीजन मेकिंग। एक कंपनी अगर मान लो जैसे हैचबैक में आ रही है, तो सारी कंपनी हैचबैक का मॉडल करेगी। अगर एक कंपनी अगर सेडान ला रही है, तो सारी कंपनियां सेडान में आ जाएंगी। एक कंपनी अगर XUV कॉन्सेप्ट पे आ रही है, तो सभी लोग XUV में आ जाएंगे। तो एक कंपनी का डिसीजन मेकिंग दूसरे पर इंपैक्ट करता है। एनी चेंज इन प्राइस, आउटपुट और प्रोडक्ट बाय अ फर्म विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द फॉर्चून ऑफ द अदर इंडस्ट्री। तो एक कंपनी ने अगर कोई चीज़ चेंज कर दी, तो उसका इम्पैक्ट अदर कंपनीज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो पॉजिटिवली लिया या नेगेटिवली लिया। जैसे मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से है, जो मिनी XUV का कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया में कौन सी कार लेके आई? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा कि अच्छा, सबसे पहले आई थी मिनी XUV में डस्टर, रेनॉल्ट की आई थी डस्टर। उसको कॉपी किया था फोर्ड की इको स्पोर्ट ने, जो कि बहुत चली। इन दोनों के बाद ये मिनी XUV का कॉन्सेप्ट चला, ठीक है। अदरवाइज सेडान की अगर बात करेंगे, तो सेडान में आई थी फिएट की लीनिया और होंडा सिटी, तो उसके बाद कॉपी करके डिफरेंट सेडान के कॉन्सेप्ट्स आए। तो चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। जैसे हैचबैक के अंदर अगर बात करें, तो सबसे पहले मारुति 800 आई थी, ठीक है। तो मारुति 800 के बाद हैचबैक का एक कॉन्सेप्ट चला, थोड़ा बड़ा हो के आज की डेट में जैसे बलेनो टाइप है, ये मिनी हैचबैक के अंदर आते हैं, ठीक है। सो फर्म मस्ट हैव हैवी अमाउंट ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड अदर मेजर ऑफ द सेल्स प्रमोशन। तो भाई ये तो श्योर है कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और यहाँ पर पैसा जो है बहुत ज़्यादा लगता है, किसके लिए? सेल्स प्रमोशन के लिए। दिस मार्केट इज अ थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर की अपनी एक थ्योरी है, जिस पर मार्केट जो है डिपेंड करता है कि एक ने जो करा है सारे लोग वही करेंगे। तो ये एक अपने आप में लोचा है यहाँ पर। ईच ओलिगोपोलिस्ट, यानी कि ओलिगोपोली की जितनी भी कंपनीज हैं, क्लोजली वॉच द बिजनेस बिहेवियर ऑफ अदर ओलिगोपोलिस्ट इन द इंडस्ट्री, यानी कि एक कंपनी, ये पूरी इंडस्ट्री, एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा, तीसरे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा, चौथे को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि है ही लिमिटेड लोग, तो एक करेगा तो दूसरे को भरेगा, तो इम्पैक्ट रहता है। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। हाँ बिल्कुल भाई, इनका अपना एक कार्टेल बना होता है, एक ग्रुप बना होता है कि नई कंपनी को एंटर नहीं होने देते। प्लस ये एक हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री होती है, जिसमें कोई भी आसानी से घुस भी नहीं सकता इतना, ठीक है। फर्म अर्न हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट का सेगमेंट ही ऐसा है कि जब लिमिटेड लोग हैं, जैसे देखो सेलर, ये डिफरेंट, ये 9 कंपनियां हैं, और बायर पूरा का पूरा इंडिया है। हम इंडिया की क्या, जितनी भी कंपनी अधिकतर आउट ऑफ इंडिया पे, तो हम इंडिया की बात करें तो इतने सारे लोग बाय कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना, वो बहुत बड़ा है इसमें कोई का डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। देयर इज नो डेफिनेट डिमांड कर, यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिमांड कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक एक्चुअल कर्व होता है और एक इमेजिनरी कर्व होता है, और दोनों के जो इंटरसेक्शन होते हैं, वहाँ पर जो है प्राइस बनता है, जिसको हम किंग्ड कर्व भी कहते हैं। अगर आपने कभी सुना हो तो किंग्ड कर्व क्या होता है, तो भाई किंग्ड कर्व सबसे पहले पूछ रहे थे किस में बनता है, तो ओलिगोपोली में बनता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मांगा गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी एंड ओलिगोपोलिस फर्म कैन नॉट कीप इट्स प्राइस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं रहेगा प्राइस। फर्म कॉर्पोरेट
टू मैक्सिमाइज द जॉइंट प्रॉफिट, यानी कि एक फर्म कॉपरेट करती है कि हमारा जॉइंट प्रॉफिट ज़्यादा हो, यानी कि एक जैसे अब कईयों को पता है कि नहीं कि जैसे हुंडई के अंदर किया का इंजन है, सोनी के अंदर सैमसंग की ट्यूब है ना, और प्रोसेसर ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ के, जैसे सैमसंग कहीं मोबाइल कंपनी को अपना प्रोसेसर देता है, तो ये चलता रहता है, ठीक है। सो फर्म कॉम्पिटिट विद ईच अदर विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट भी करेंगे, कोई एग्रीमेंट भी नहीं होगा। व्हेन अ फर्म चेंज इट्स प्राइस इट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द अदर फर्म, ये हम पहले भी बता चुके हैं। एंड ओलिगोपोलिस्ट फर्म कैन नॉट हैव ए डेफिनेट डिमांड कर्व, कोई पर्टिकुलर डिमांड कर्व नहीं रहेगा, डिमांड कर्व बदलता रहेगा। एक ने कहा प्राइस अप तो दूसरे का डिमांड कर्व बदले, द प्राइस एंड आउटपुट कैन नॉट बी असर्टेन्ड बाय द इकोनॉमिक एनालिसिस बिकॉज डिमांड कर्व इज नॉट डेफिनेट। तो यानी कि यहाँ पर डिमांड कर्व जो है ना वो डेफिनेट नहीं है। कैसे डेफिनेट नहीं है? वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लो ये डिमांड कर्व है, अब नया डिमांड यहाँ पर ई ग्रेटर देन 1 थी सिचुएशन, अगला प्राइस की वजह से मान लो डिमांड कर्व ये रहा, तो यहाँ पर ई लेस देन 1 रही, यानी कि डिमांड आपकी चेंज होती है। अब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ गए? ये रहा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये प्राइस बन गया और ये क्वांटिटी बन गई। तो ये प्राइस रिजिडिटी भी होती है, ये चीज़ आपको मिलेगी कि प्राइस रिजिडिटी किस में होती है, तो भाई किंग्ड कर्व में होती है। तो इन दिस रिगार्ड किंग्ड कर्व डिमांड कर्व इज फ्रेम्ड, यानी कि किंग्ड कर्व बनता है, किसने दिया था? पॉल ए स्वीजी। भाई इसका नाम याद रख लेना, थोड़ा फॉरनर है लेकिन ये कई बार पूछ लेते हैं किसने दिया था। लॉन्ग रन में फर्म इनफ्लेक्सिबल होती है, किंग इज फॉर्म एट द प्रीवेलिंग प्राइस लेवल, प्रीवियस प्राइस लेवल पर। प्राइस रिजिडिटी हमने आपको बताया, प्राइस जिद्दी होता है, फिक्स होता है, अंदर दिस मार्केट इज एक्सप्लेन्ड बाय किंग डिमांड कर्व बाय हाइपोथेसिस ऑफ पॉल ए स्वीजीज मॉडल। द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव द प्रीवेलिंग प्राइस लेवल इज हाईली इलास्टिक, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अगर डिमांड कर्व है तो ये ई ग्रेटर देन 1 रहेगा और ये इससे नीचे वाला लेस देन 1 रहेगा और ये हमारा प्राइस रहेगा, ये हमारी क्वांटिटी रहेगी। द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द प्रीवेलिंग प्राइस इज इनइलास्टिक, यानी कि ई लेस देन 1 ये ई ग्रेटर देन 1 है, तो ये अपन को समझना चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ई ग्रेटर देन 1, ये ई लेस देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। तो किंग्ड कर्व भी यहीं पर ही खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन जो 2-3 बन जाते हैं। पहला तो किंग्ड कर्व कौन सी सिचुएशन बनता है? ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली की दी किसने दी सिचुएशन? पॉल ए स्वीजी ने दी थी। इसमें कितने कर्व होते हैं? 2 कर्व होते हैं, इमेजिनरी और एक्चुअल। कितनी इलास्टिसिटी होती है? 2, ई ग्रेटर देन 1 और ई लेस देन 1। प्रीवेलिंग प्राइस के ऊपर क्या रहता है? हमेशा ध्यान रखना ई ग्रेटर देन 1, और प्रीवेलिंग प्राइस के नीचे क्या होता है? हमेशा ई लेस देन 1। ये भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की अगर बात करें तो भाई ओलिगोपोली कितने टाइप की होती है भैया? सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग प्योर ओलिगोपोली की और परफेक्ट ओलिगोपोली। सो प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली के लिए हमको समझना पड़ेगा कि दोनों के दोनों में प्रोडक्ट जो है आपका सेम टू सेम रहेगा नेचर वाइज की बात कर रहे हैं। इन प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स, एग्जाम्पल एल्युमिनियम, पेट्रोलियम एंड स्टील, ये तीनों के तीनों है प्योर ओलिगोपोली। आपको पता भी नहीं लगा सकता कि अगर मान लो जब तक ब्रांड ना हो स्टील पर, आप नहीं बता सकते कि कौन से का है, मैथन का है, टाटा का है, जिंदल का है, किसका स्टील है, नो वन नोज। Differentiated or imperfect oligopoly, it occurs when goods sold is based on the product differentiation, like talcum powder। जो पाउडर होता है उसको हम डिफरेंट उसकी खुशबू के बेस पर, उसके फीचर के बेस पर, इस तरह से अपन जब बेचते हैं तो वहाँ पर ये डिफरेंशिएटेड और इनकम आता है। ओपन ओलिगोपोली, न्यू फर्म एंटर इन द मार्केट एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म। जैसे किया रिसेंटली एंटर हुई थी और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो सबकी बैंड बजा चुकी थी, ओपन ओलिगोपोली है। क्लोज्ड ओलिगोपोली, नो फर्म कैन नॉट एंटर इन द मार्केट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ओपेक। ओपेक का नाम सुना है? ओपेक ये क्लोज एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेटिंग कंट्रीज का। तो ओपेक के अंदर जो कुछ कंट्रीज है लिमिटेड, वो किसी और को एंट्री नहीं होने देते, क्लोज्ड ओलिगोपोली, यानी इन्होंने अपना एक ग्रुप को ही बंद कर दिया। पार्शियल ओलिगोपोली, व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, या कि पूरी इंडस्ट्री है एक बड़ी फर्म ने जो छोटा छोटा का, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री को आज की डेट में रिलायंस वाला हिला रहा है, तो ये पार्शियल ओलिगोपोली। दिस लार्ज फर्म इज लुक्ड अप एज ए लीडर ऑफ द ग्रुप एंड नोन एज प्राइस लीडर, ठीक है। फुल ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली का मतलब प्राइस लीडरशिप की एब्सेंस है। सिंडिकेटेड, दिस फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू ए सेंट्रलाइज सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप,
यूनियन, यूनियन इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर द सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट बना हुआ यूनियन बनी पड़ी है, जो यूनियन ने डिसाइड करा वही प्राइस होएगा। जैसे मान लो कुछ एक कारों ने डिसाइड करा कि हम 10 लाख से नीचे की कार बेचेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये फिक्स द सिंडिकेट है। ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली, द फर्म ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग द प्राइस। तो फर्म अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है इस चीज़ के लिए, भाई हम प्राइस फिक्स के लिए तो अपन ऑर्गेनाइज है, बाकी जो डिसीजंस है, बिहेवियर, वो सारा सबका सब अपना अपना रहेगा, ठीक है। ड्यूपोली, अब यहाँ पर अदर जो मार्केट की फॉर्म्स है उसके बारे में बात चल रहे हैं कि मार्केट की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। तो भाई मार्केट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ड्यूपोली, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर हैं, 2 कॉम्पिटिटर हैं, पेप्सी और कोका कोला। मोनोपोली, ये अपने आप में है ना, एक क्वेश्चन आ भी गया था फाउंडेशन में, ये क्या है? इट इज़ अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी किसी भी चीज़ का मैं कोई चीज़ बनाऊंगा लेकिन उसका बायर जो है सिंगल रहेगा। जैसे आरबीआई इज मोनोपोली ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर, यानी आरबीआई जब नोट छापता है, जिस कंपनी से वो नोट बनवाता है उसका सिंगल बायर आरबीआई है और उसको कह रखा है कि भाई आप हमारे अलावा ये नोट या इस टाइप का कागज किसी को नहीं बेचेंगे। तो इससे बेस्ट एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है। ओलिगोपोली, इट इज़ अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रिलेवेंट टू फैक्टर मार्केट्स। यानी कि ये भी यहाँ पर स्मॉल नंबर्स ऑफ लार्ज बायर तो हैं बड़े, लेकिन वो लिमिटेड है। यानी कि होलसेलर के लिए मार्केट है कि इसको होलसेलर ही परचेज करेगा, बाकी लोग इसमें नहीं करेंगे। जैसे इसी का नाम ले लेते हैं हम लोग, सेंट गोबेन, ठीक है। ये क्या करती है? शीशे की एक मार्केट है, लेकिन ये जो शीशे जो बनाती है वो किस टाइप का बनाती है? वो रेबन वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं या डिफरेंट कंपनीज को कराते हैं। पिस्टन की एक कंपनी है जो डिफरेंट, चाहे हीरो, चाहे होंडा हो, चाहे टीवीएस हो, डिफरेंट कंपनीज, उनको पिस्टन जो है कॉमन जाता है। लाइट के लिए भी सेम हाल है, हेडलाइट भी सेम कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये यहाँ पर जैसे स्पीकर की बात करें तो स्पीकर बनाने की कंपनी बॉश है ना, इस तरह से सोनी है। तो ये डिफरेंट कारों के अंदर जो स्पीकर्स आते हैं वो एक लिमिटेड सेलर्स के थ्रू आते हैं, तो वो लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा, सभी को वो नहीं मिलेगा। बायलैटरल मोनोपोली, इट्स अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर। यानी एक ही बायर मिलेगा किसी चीज़ का, एक ही सेलर। यानी कि मैं किसी के लिए स्पेशली चीज़ बनाऊँ, लाइक एप्पल की जो बॉडी है वो सिर्फ एप्पल का एक ही बायर होगा, एप्पल खुद, और सेलर बनाने वाला एक ही, क्योंकि एप्पल ही बनाएगा और कोई किसी से नहीं करेगा। जैसे मेड इन कोरिया अगर आपने सुना हो तो ये चीज़ आती है। सो ये एक लास्ट में हम सिनॉप्सिस ले लेते हैं, फिर आज का हमारा खत्म हो जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में हमने नंबर ऑफ फर्म्स, यहाँ पर लार्ज है, यहाँ एक है, यहाँ लार्ज है, यहाँ फ्यू, 2 to 10। प्रोडक्ट का नेचर की बात करें, यहाँ होमोजीनियस है, यहाँ यूनिक है, विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये छोटा सा ना, इससे एमसीक्यूज बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे। मोनोपोलिज्म में डिफरेंशिएटेड है, इसमें होमोजेनियस ऑफ डिफरेंशिएशन। नेचर ऑफ एंट्री, यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ फ्री है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ है बट काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। होल्ड ऑन प्राइस, नो होल्ड ऑन द प्राइस, यहाँ पर कोई प्राइस पे, यहाँ कंप्लीट प्योर होल्ड है, यहाँ पर सम और सो प्राइस मेकर, यानी कि प्राइस पर होल्ड है, कुछ लिमिट है, यहाँ पर सम और सो प्राइस मेकर, यानी कि कुछ लिमिट तक होल्ड है। प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे इन्फिनिटी है, ई लेस देन 1 है, यहाँ ई ग्रेटर देन 1 है, यहाँ ई लेस देन 1, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर भी नहीं करती, यहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ करती है। नेचर एंड डिमांड कर, यहाँ पर स्ट्रेट यानी इन्फिनिटी, ई लेस देन 1। मोनोपोलिस्टिक में ई लेस देन 1 तो नहीं, ई ग्रेटर देन 1 होता है, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी होती है, यहाँ ई लेस देन 1 होता है, यहाँ ई ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर ई ग्रेटर देन 1 एंड ई लेस देन 1 दोनों ही होता है। नेचर ऑफ प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ नॉर्मल, यहाँ हाई प्रॉफिट, तो ये रहता है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।